पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वाला जो टॉपिक है आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको पूरी इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर समझाऊंगी कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस ग्रांट कर गया था, देन उसके बाद इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो क्या रहा है, जिसमें क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए इस पूरे टॉपिक की तरफ, प्लस आपने इसमें क्या क्या चीजों को स्टडी करना है, क्योंकि रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं इनके ऊपर। ठीक है, कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये बोला गया था कि जय जवान जय किसान स्लोगन, इसका रेलिवेंस क्या है, या ये कब आया था। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं जिसमें हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का सिनेरियो क्या था। मैं आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी पोस्ट इंडिपेंडेंस से जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस सीधी सी बात है, पहले तो एक बार सिलेबस डिस्कस करेंगे हम लोग कि हमारे सामने सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस बहुत सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन की बात करता है। ठीक है, हमारे सामने सीधा कहता है कि हमें क्या करना है, हमारा इंडिया इंटीग्रेट कैसे हुआ। ठीक है, देखिए मैं पूरा जो आपको टॉपिक करवाऊंगी, मैं आपको पूरा बता दूं कि मेरी जो पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी कवर अप करवाने की, मैं आपको पूरे के पूरे इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ठीक है, हम लोगों को इंडिपेंडेंस ग्रांट हुई है कब, हमें इंडिपेंडेंस ग्रांट हुई है 1947 में। ठीक है, मैं आपको इसके पूरे पीछे की पूरी जो हिस्ट्री और सारी चीजें कराऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बाद से कैसे पढ़ना है इस टॉपिक को। आपने अपने पूरे इसको सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, कैसे डिवाइड करोगे, देखिए आपने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है, और भी है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ नेहरूवियन एरा। ठीक है, 1947 से टिल हिज डेथ 1964 तक, जिसमें इन्होंने क्या करवाया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, देन ऑफिशियल लैंग्वेजेस का पास होना, देन हमारे पूरे भारत का लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज होना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पुट अप कर चुकी है। देन इसके बाद ट्राइबल कंसोलिडेशन, द बेस्ट वे टू स्टडी दिस टॉपिक इज दिस वे ओनली। देन फॉरेन पॉलिसी, पंचशील पॉलिसी एंड एवरी पॉलिसी वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, जिसका 1962 इंडो साइनो वॉर से भी पूरा कनेक्शन है। तो पहले हम सबसे पहले नेहरूवियन एरा को स्टार्ट करेंगे एंड वी विल स्टडी, हम ये जानेंगे कि इसमें ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें पढ़नी है। देखो, हम जब तक जानेंगे ही नहीं कि नेहरू जी या शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया की लीडरशिप में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी लीडर वो इफेक्टिव था या नहीं था। राइट, हमें वो जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें ये पूरे फैक्ट्स पता हो, और ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट बनता है, क्योंकि हमें ये जानना है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसने क्या फॉल्ट रखे और किसने क्या प्रोग्रेस करा। ठीक है, जैसे हम नेहरूवियन एरा कंप्लीट करेंगे, वी विल मूव ऑन टू शास्त्री एरा। शास्त्री एरा व्हिच हैपेंड फ्रॉम 1964 टिल हिज डेथ 1966 इन ताशकंद। देन हम यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे कि भाई इन्होंने जो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी रिगार्डिंग द इंडियन गवर्नेंस, उनके बारे में। देन इनके टाइम पे 1965 का इंडो पाक वॉर, देन ताशकंद अग्रीमेंट, आई होप यू ऑल आर वेल अवेयर। ठीक है, और मैं साफ बता दूं यार, ये टॉपिक बहुत जरूरी है पढ़ना। इनको जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना क्रोनोलॉजी को, आप पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो नहीं समझ सकते। पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे गवर्नेंस चली उसको समझने के लिए आपको सारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी रोल, उनकी फॉरेन पॉलिसी को बहुत पढ़ना जरूरी है, तभी आप जस्टिफाई कर पाएंगे अपने आंसर्स को। राइट, फिर यहाँ से एक इवोल्यूशन होता है, एक वेरी फेमस स्लोगन दैट इज जय जवान जय किसान, जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाउ विल यू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ जय जवान जय किसान। राइट, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, कैसे आया ये। ठीक है, तो मैं साफ सीधा बता दूं ये एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पूरी लीडरशिप स्ट्रक्चर पढ़नी है। अगर नहीं इंपॉर्टेंट होता तो मैं आपको साफ सीधा कह देती कि इतना जरूरी नहीं है टॉपिक पढ़ना, पर आपको डॉट्स कनेक्ट करके जानी है। आपने हिस्ट्री में पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री तक, बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन से प्लान्स आए, उसके बाद इकोनॉमी कैसे स्ट्रेंथन हुई, उसके बाद पॉलिटिकल कैसे स्ट्रेंथन हुआ, वो हम कैसे जानेंगे, उसके लिए हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना पड़ेगा। समझे बात को। ठीक है, थर्ड एरा आता है यहाँ पर इंदिरा गांधी एरा। राइट, फ्रॉम इंदिरा गांधी एरा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया। मैं इसको रब कर रही हूँ, इंदिरा गांधी के एरा को भी मैं जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी। सबसे पहला एरा 1966 से 69 का, जब यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, 1967 के इलेक्शंस होते हैं, एंड देन यहाँ पे कोएलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, और फिर 1969 में कांग्रेस का क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स होता है, जो मैं आपको 5 ईयर प्लान के टॉपिक में भी करवाने वाली हूँ। देन एरा 69 से 73 का, 73 जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट इज बांग्लादेश लिबरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, पाकिस्तान के साथ क्या फैक्ट्स रहे, क्या उसका रहा। देखो, लोग कहते हैं कि भाई इमरजेंसी लगा दी थी इन्होंने, ठीक है, शी वाज नॉट अ गुड लीडर। हाउ यू कैन से दैट शी वाज नॉट अ गुड लीडर, डू यू नो द फैक्ट्स, डू यू नो द सिचुएशन बिहाइंड दैट, नो। राइट, सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू स्टडी। राइट, समझ रहे हो ना बात को, आपको पढ़ना पड़ेगा इस चीज के लिए। जैसे अब कई लोग क्या है ऐसे बोल देते हैं कि अगर आज नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते, और फिर आज कश्मीर हमारा, जो कश्मीर का हिस्सा है, जो हमें पता है कि एक्चुअली में क्या हुआ था, हमें पता है कि कौन फॉल्ट पे था और कौन फॉल्ट पे नहीं था। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पूरी सिचुएशन पता होनी जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि उनकी लीडरशिप कहाँ पे सही थी और उनकी लीडरशिप में कहाँ पे फॉल्ट था। इमरजेंसी लगी तो क्या रीजन थे, क्यों लगाई गई, फॉल्ट क्या था, हर चीज पढ़नी जरूरत है। समझे, तो उसके लिए आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो पता होना चाहिए, जिससे आप अपने आंसर्स को और बेटर तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। देन इसके बाद थर्ड एरा देखेंगे सब लोग, दैट इज फ्रॉम 1973 टू 77, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई जो सब एक टाइम पे जो गुजरात में बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो रहा था। ठीक है, बिहार में अनरेस्ट हो रहा था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी, ये क्रोनोलॉजी। सो आपको जो अपने एरा वाइज मूव करना है पोस्ट इंडिपेंडेंस का, मैं आपको सिंपल क्रिस्प तरीके से सिलेबस बता रही हूँ। ये है बेसिक सिलेबस, जो रेलिवेंट है वही बताऊंगी मैं आपको।
राइट, समझे बात को? ये नोट करा सब लोगों ने? तो एक तो ये आपको याद रखना। ऐसे ही अब फिर क्या हुआ 70, इसके बाद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट यहाँ से चली जाती है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, मोरारजी देसाई बनते हैं पीएम। फिर इसके बाद इंदिरा गांधी का एरा फिर से स्टार्ट होता है, कौन से ईयर से? 82 84, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट एक चीजें, आसाम का क्राइसिस जो आसाम में फेस किया था, कश्मीर का क्राइसिस जो फेस हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब क्राइसिस जिसको हम फेमस सब लोग जानते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार, दैट रिजल्टेड इन असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। खालिस्तान, ठीक है, कैसे डिमांड उठी ये वाली, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ये है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिनारियो, राइट। देन इसी के साथ कौन आए यहाँ पर इंदिरा गांधी की डेथ के बाद? राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 से 89 तक, जिन्होंने बहुत सारी फील्ड्स में डेवलपमेंट करवाया, बहुत सारी हमारी फील्ड्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हुए बहुत अच्छे से, ठीक है। इवन द 100 years ऑफ आईएनसी हैज बीन कंप्लीटेड, राइट, 1885 में बनी थी, तो 1985 में 100 years हैज बीन कंप्लीटेड। और वेरी फेमस शाहबानो केस यहाँ से निकल के आया, राइट, ठीक है, ट्रिपल तलाक वेरी फेमस। बोफोर्स का स्कैम हुआ जिसको हम बोफोर्स कांड के नाम से बहुत ज्यादा जानते हैं, और साथ ही साथ श्रीलंका का सिविल वॉर हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एलटीटीई, दैट रिजल्टेड इन द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, राइट। देन इसके बाद सिनेरियो बनता है राजीव गांधी के बाद, दैट इज पोस्ट 1990s का सिनेरियो, जिसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं? मंडल कमीशन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 15, ठीक है, रिजर्वेशन, उन सबके फैक्ट्स। देन बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन केस। देन उसी के साथ पोखरान का हमारा टेस्ट, सेकंड टेस्ट, याद है ना सबको, ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, पोखरान टेस्ट। 11 मई सॉरी 18 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसको कंडक्ट करवाया गया था। देन कारगिल। और इसके बाद का जो है टिल डेट, वो सारे के सारे फैक्ट्स आपको मैं जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है, तो वो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग पॉलिटी इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं उनको हम डेली ही पढ़ते हैं, राइट। तो वो तो हम कॉन्सेप्ट्स कवर अप करते ही जाते हैं, तो वो तो आपको मैं वैसे ही बताती जाऊंगी थोड़े थोड़े फैक्ट्स, बाकी आप लोग काफी चीजें ऑलरेडी कवर अप कर चुके हो उसमें, राइट, समझे ना? ये था आपका एक पूरा एक कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना है, ठीक है। इनिशियल ईयर्स के बारे में पढ़ना है, क्लेमेंट एटली की स्टेटमेंट से शुरू करते हुए पटेल की स्टेटमेंट, बढ़ते बढ़ते इंडिपेंडेंस की स्टेजेस, और फिर इंडिपेंडेंस ग्रांट करने के बाद की स्टेजेस, तो पूरी की पूरी स्टेजेस को हम वन बाय वन जाकर के कवर अप करते जाएंगे, ठीक है। पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिपेंडेंस ग्रांट हो गई थी तो बहुत जगह कम्युनल राइट्स हुए थे, रीजन इफेक्ट हुए थे, कौन कौन से क्या कैसे, मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगी। जब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तब वहां पर जो मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है उनको कैसे इंपैक्ट हुआ था, और पार्टीशन का रिजल्ट आया था, रेड क्लिफ कमीशन डिमार्केशन के लिए बनाई गई थी, उसपे क्या चैलेंजेस थे, क्या लिमिटेशंस थी, और इस रेड क्लिफ की क्या ड्रॉबैक्स थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेड क्लिफ कमीशन के ड्रॉबैक्स मैं आपको पूरा इसको डिटेल में स्टडी करवाऊंगी अभी, राइट। धीरे धीरे करते करते जो है हम लोग आएंगे, सारी सारी क्रोनोलॉजी को कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है, पूरा पूरा डिटेल में समझेंगे कि नेशन बिल्ड कैसे हुआ। सबसे पहला जो लेक्चर मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी वो होगा नेशन बिल्डिंग के ऊपर, कि हमारा नेशन फ्रॉम कॉलोनी, जो हम एक कॉलोनी हुआ करते थे, से हम डेमोक्रेसी की तरफ कैसे पहुंचे हैं, कॉलोनी से डेमोक्रेसी तक का जो पूरा सफर है वो मैं आपको यहाँ पर पूरा करूंगी। क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, इंडिया यहाँ पर, इंडिया में बहुत सारे इशूज थे। इंडिया में उस समय बेसिक दो इशूज थे। पहला इशू था हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत थी, जिसके लिए सरकार ने आगे चल के लैंड रिफॉर्म्स भी करवाई थी। प्लस इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा सोशल डिस्पैरिटी थी, ठीक है। तो हमारे पास एक ही तरीका था, हम दो ही टूल्स अपना सकते थे डिस्पैरिटी को कम करने के लिए। हम क्या लेके आए, हम एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करें, डेमोक्रेसी पे वर्क करें। इवन आर दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने इसको मेंशन करवाया है। और हम क्या फॉर्म करें, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करें, ठीक है। क्योंकि उस समय जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारे इंडिया में 25% थे मेल ऐसे जो कि लिटरेट थे, वेयर एज 7.9% थी सिर्फ ऐसी फीमेल जो लिटरेट थी, सॉरी, राइट। तो बहुत लिटरेसी थी, लो थी हमारी, इसलिए तो हम लोगों ने ये एक्सेप्ट करा, हम लोगों ने डिसाइड करा कि जो हमारी राइस बोल की थ्योरी है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि भाई हम लोग बोल ऑफ राइस में इंटरेस्टेड, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो, ठीक है। तो हमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बटी हुई थी उनको भी इंटीग्रेट करना था, है ना। आप लोगों ने ये सब अपनी हिस्ट्री में पढ़ी है चीजें कि बहुत सारी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड थी, ठीक है, लेकिन मेन हमारी वन पार्टी थी, दैट इज कांग्रेस। लेकिन माइनॉरिटी में देयर अदर पार्टीज आल्सो, राइट। हिंदू के लिए कम्युनिस्ट अलग थे, ठीक है, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके हेड में थे यहाँ पर। ऐसे ही हमारी दलित की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी में अलग से बने हुए थे कौन, आचार्य नरेंद्र देव एंड जेपी नारायण, जो कि आगे चल के अपना सर्वोदय प्लान भी लेकर के आए थे, इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ विनोबा भावे एंड गांधी जी, राइट। एक कम्युनिस्ट की पार्टी अलग बनी हुई थी। कम्युनिस्ट कौन थे, पीसी जोशी एंड अजय घोष, ऐसी पार्टी बनी हुई थी। कंजर्वेटिव स्वतंत्र पार्टी अलग से बनी हुई थी, ठीक है। तो जो कि हेड कर रहे थे वेरी फेमस पर्सन सी राजगोपालाचारी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है हमें पॉलिटिकल लीडरशिप देखने को मिलती है। वैसे अगर मैं बात करूं नॉर्मल एक तरीके से, तो हमारे पास एक पार्टी का ही सिस्टम था, लेकिन देर आर मोर इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन मैं आपको इसकी तरफ लेकर के चलूंगी कि किस तरीके से आजादी मिली, पार्टीशन का प्लान निकल करके आया, माउंटबेटन आए, एक आर्म फोर्सेस की कमीशन बनाई, और रेड क्लिफ कमीशन आई। रेड क्लिफ कमीशन ने क्या क्या किया, रेड क्लिफ कमीशन को एक्सेप्ट क्यों करा, और पार्टीशन को एक्सेप्ट हमने क्यों करा, पार्टीशन को करने के बाद हमारे यहाँ पे कौन से रियॉट्स हुए, कम्युनल रियॉट्स हुए, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम जो हम एक एक करके डील करने वाले हैं, एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को हम पढ़ेंगे आगे, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एट दैट टाइम।
ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है जानना जब आप पूरा एक समझेंगे कि हुआ क्या था उस समय, कौन सी पार्टी बनी, कौन सी कैसे हमने लैंग्वेजेस के बेस पे हमने इंटीग्रेट करा। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सीधी एक बात मेंशन है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद द कंट्री, बस बाकी कुछ लिखा ही नहीं है। तो कंसोलिडेशन तो बहुत तरीके से हुई, हमने इंटीग्रेशन किया प्रिंसली स्टेट्स का, हमने नेशन बिल्ड करा, हमने रीऑर्गेनाइज करा, कैसे करा, क्या हुआ, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पूरा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चलते हुए कंसोलिडेशन के प्लान, प्रिंसली स्टेट्स, इंटीग्रेशन, गोवा और पुडुचेरी को एक्वायर करना, ट्राइबल एरियाज को इंक्लूड करना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का आना, सारी की सारी चीजें वन बाय वन क्रोनोलॉजी में पढ़ती जाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्रोनोलॉजी लिखा दी, बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में, ताकि आपको दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए दैट ओ दिस इज द थिंग वी हैव टू स्टडी, राइट। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग, एंड ये वाला टॉपिक आप ऑलरेडी अपना पॉलिटी में पढ़ चुके हैं, तो मैं उसको बहुत ज्यादा डील नहीं करने वाली, क्योंकि आप ये ऑलरेडी पॉलिटी में कवर कर चुके हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, क्या प्रोविजंस हैं उसके, क्या इश्यूज आए, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आई होप आप लोगों ने सबने ही लक्ष्मीकांत को स्टडी किया होगा, प्लस आपने हमारे नोट्स को भी रेफर किया होगा, तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग कब क्या कैसे क्या प्रोसेस रहा, आई होप एवरीवन नोज अबाउट दिस इन डिटेल, राइट। तो ये सब है। उसी के साथ कॉलोनी से डेमोक्रेसी बनना, यही मैं आपको बता रही थी, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, कि कैसे हम डेमोक्रेसी बनी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले इलेक्शन कराया और किस तरीके से करवाई, वन पार्टी डोमिनेंस बनी, कांग्रेस सिस्टम, कैसे उन्होंने काम करा, स्प्लिट आया, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज कौन कौन सी आई, उनका क्या रोल बना, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना पूरा, अभी जो लिखवाया था आपको, ये पूरा पढ़ेंगे हम, वन बाय वन इसकी स्टडी करेंगे एक एक करके, कि कौन से प्रोसेस आए, कौन सा कब कहाँ पर बनता गया, धीरे धीरे करके, ठीक है, किसका रोल था, कौन से लीडर ने क्या रोल प्ले करा, पॉलिटिकल लेगेसी हमें क्या मिली, ठीक है, वन बाय वन में पूरा स्टार्टिंग से कवर करवाऊंगा। फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, पूरा फॉरेन पॉलिसी में क्या था, हमारी नाम क्या था, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इंडिया ने स्टार्ट करा, क्यों करा, उसका स्ट्रक्चर क्या था, इंडिया के नेबर्स और ये इंटरनेशनल रिलेशंस का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, ठीक है, बांग्लादेश कैसे क्रिएट हुआ, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यूएसए, यूएसएसआर, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, पूरा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, एक एक फैक्ट को हम कवर करते जाएंगे। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम लोगों ने क्या फॉर्म करी, प्लानिंग कमीशन को फॉर्म करा, है ना। प्लानिंग कमीशन हमारी, प्लानिंग कमीशन 1950 में फॉर्म होती है विद एन आइडिया, क्योंकि हमने यूएसएसआर से पहले ही देख लिया था कि भाई यूएसएसआर ने 5 ईयर प्लान को अपने अपने एरिया में इंप्लीमेंट करवाया इन लेट 1930s, ठीक है, तो वहां से ही हमने ये कॉन्सेप्ट लिया कि हमें भी इकोनॉमी को डेवलप करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी डेवलप हुई है, प्री इंडिपेंडेंस भी इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश की गई थी। तो वो जो प्लानिंग है, जो प्लान्ड इकोनॉमी है, ये कॉन्सेप्ट ही यूएसएसआर से लिया है। तो धीरे धीरे करके विश्वेश्वरैया नेशनल प्लानिंग कमिटी, ठीक है, बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान, ये सब प्लान आए, बट फाइनली जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंप्लीमेंट हुआ दैट इज द प्लानिंग कमीशन 1950 में, ठीक है। कब बनी, ये आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन बनी, ठीक है, ये जो है ये बनी है आपकी 6 मार्च को, सॉरी 15 मार्च को, राइट 15 मार्च को बनी थी। तो ये आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेशन बनी है, दैट्स व्हाई ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनी। और इसने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान अगले साल 1951 में रिलीज करा, 51 से 56, इसी के साथ में एनडीसी भी बन गई, सेकंड 5 ईयर प्लान रहा। तो किस तरीके से इन प्लान्स की अचीवमेंट रही, क्या क्या इन प्लान्स में खास बातें थी, 5 ईयर प्लान, ग्रीन रिवॉल्यूशन एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, ये स्टार्ट किया बाय एम स्वामीनाथन ने, तो क्या इसका प्रोसेस था, कैसे कैसे इस पे प्रोसीड हुआ आगे, इकोनॉमिकली हम कैसे अपने आप को बढ़ावा देते थे, क्योंकि बहुत जरूरत थी इन चीजों की, इनिशियल ईयर से लास्ट ईयर तक पूरा पूरा हम लोग यहाँ पे कवर अप करते जाएंगे, राइट। और कुछ हम ऐसी मूवमेंट्स के बारे में बीच बीच में आपको, जब मैं हर एक का एरा करवाऊंगी, मैं आपको ये सारी चीजें उसी में कवर अप करूंगी, ये तो मैंने एक सेग्रीगेटेड यहाँ पर आपको बताया है, बट मैं आपको पूरा कवर कराऊंगी कि हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट थी, चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, दलित, ठीक है, भारतीय किसान, बहुत सारी मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है, हर एक मूवमेंट के बारे में एक एक करके हम लोग कवर करते जाएंगे, ठीक है। सब लोग समझ गए ना बात को, कि आपको स्टडी कैसे करना है, आपको जो पूरा टॉपिक स्टडी करना है उस पर आपका फोकस सिर्फ इस फैक्ट पे होना चाहिए कि आगे चल के उसका क्या रिजल्ट निकला, धीरे धीरे वो चीज कैसे आगे बढ़ती गई, लैंड रिफॉर्म्स हुए तो वो कैसे हुए, ठीक है, इकोनॉमी कैसे बनी हमारी, ठीक है, कौन कौन सी मूवमेंट हुई, जैसे ग्रामदान, भूदान, बहुत सारी मूवमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स, सारी की सारी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुई, एग्रीगेन मूवमेंट का क्या रोल था, कास्ट मूवमेंट का क्या रोल था, वो सब मैं आपको पूरा वन बाय वन यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स भी स्टडी करवाऊंगी। तो आप आई थिंक सब लोग एक बेसिक सिलेबस का ओवरव्यू जरूर समझ गए होंगे कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू स्टडी इन द सिलेबस। सिलेबस क्या कहता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस मींस पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, चाहे आप वो सोशल डेवलपमेंट की बात करो, आप इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करो, आप टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करो, या आप डिफेंस डेवलपमेंट की बात करो, ठीक है, राइट फ्रॉम दी बलदेव सिंह टू राजनाथ सिंह, पूरा एक एक चीज को पढ़ते जाएंगे, समझे सब बात को। तो वन बाय वन डेवलपमेंट को हमें स्टडी करना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब यही है कि आपने इंडिया की इंडिपेंडेंस स्टडी करनी है, यू हैव टू एनालाइज कि कोई चीज कैसे निकल के आई, अगर कोई चीज आई है तो कैसे हुई है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया, ठीक है, इसको कैसे आंसर करोगे, क्वेश्चन आया, ये प्रीवियस ईयर बता रही हूँ मैं, क्रिटिकली एग्जामिन द कंपल्शंस which prompted India to play decisive role in emergence of बांग्लादेश। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूपीएससी ने प्रीवियस सीरीज को पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको सीधा फैक्ट्स नहीं बताने कि भाई बांग्लादेश बना 3 दिसंबर को वॉर शुरू हुआ, 16 दिसंबर को वॉर खत्म हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, नो, आपको एग्जामिन करने हैं उन सिचुएशंस का जब इंडिया ने बांग्लादेश की इमरजेंसी में बहुत ज्यादा डिसिसिव रोल प्ले किया, मतलब इंडिया का रोल बताना है आपको, और उनको एग्जामिन भी करना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो ये हमारे आपके लेक्चर्स हैं उनको पढ़ना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं आपको करवा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि बहुत पढ़ना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जीएस1 के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो आई नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीस लेक्चर्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू स्टडी। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो वैसे स्किप करवा दूंगी, मैं उस नेचर में हुई नहीं बिल्कुल भी कि भाई आपको सारा कुछ पढ़ना है, नो बिल्कुल नहीं।
जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलिवेंट है, जो पूछा जा सकता है, ओनली दैट आई विल टेल यू कि यही आपको रीड करना है, यही आपको स्टडी करना है। सो डोंट स्किप दीज पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ढूंढ के करेंगे, राइट। जैसे एक और क्वेश्चन का मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जनरली इतना ज्यादा पढ़ते नहीं है इस टॉपिक को, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग अपॉन दीस थिंग्स। ठीक है, जैसा एक क्वेश्चन आया था, एनालाइज द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू ताशकेंट अग्रीमेंट इन 1966, डिस्कस हाइलाइट्स। क्वेश्चन के दो पर्सपेक्टिव है। एक जगह आपको वो कह रहा है कि एनालाइज करो जो ताशकेंट अग्रीमेंट शास्त्री जी जाके करके आए थे यूएसएसआर में, अल्टीमेटली जो उनकी डेथ का कॉज बन गया था, वो आपको सर्कमस्टांसेस बताने हैं कि इंडो पाक वॉर को मीडिएटर की तरह रशिया जो सॉल्व करना चाह रहा था, उस ताशकेंट अग्रीमेंट के सर्कमस्टांसेस क्या बन रहे थे। दैट मींस आपको क्या बताना है यहाँ पर, इन शॉर्ट इंडो पाक वॉर की चीजें भी बतानी है। दूसरा आपको ये बताना है कि ताशकेंट अग्रीमेंट में क्या पॉइंट्स थे। तो ये क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू है, तो आपको ये स्टडी करने के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस का पूरा लेक्चर समझना जरूरी है। और मेरी लेक्चर्स में आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू अबाउट दीस फैक्ट्स, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, एनडीए का जो ये रूल अभी आ रहा है उनका क्या है, रोल क्या है, कैसे इंटीग्रेशन, लाइक एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। यू कैन रिलाई कंप्लीटली ऑन माय लेक्चर्स फॉर कंप्लीटिंग योर पर्टिकुलर दिस टॉपिक, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट? इज एवरीथिंग लाइक क्लियरिंग टू यू? ठीक है, तो इस तरीके से आप कवर अप करते चलोगी तो आपको बहुत ईजी होगा पूरा समझना, राइट। सो ये है आपका बेसिक सिलेबस। अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हैं तो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आई विल डेफिनेटली से कि बिपिन चंद्र की इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बुक पढ़िए, जो आप ऑलरेडी इसके पहले की मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी पढ़ चुके होंगे। आपके पास अगर टाइम है, आप पढ़ना चाहें तो आप इस इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये सब फैक्ट्स भी मिल जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, वुमेन के इश्यूज, वुमेन की मूवमेंट्स, कम्युनलिज्म, ट्रेड यूनियन, सोशल रिफॉर्म, पीस एंड मूवमेंट्स। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सिलेबस आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, एक बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आप दोनों में से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है, प्रधानमंत्री का टीवी शो है, ठीक है, जो कि नेशनल चैनल पे आता है, जिन्होंने काफी इंटरेस्टिंग तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर्स के किए हुए काम है उनको एक्सप्लेन किया है। तो दैट इज अप टू यू कि आप इसमें से क्या फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी आप नोट्स पर रिलाई कर सकते हो एंड यू कैन फॉलो। ठीक है, इतना इनफ है, आई वुड से कि इससे ज्यादा इसमें मेहनत करने की उतनी जरूरत नहीं है, जितना बताया है उस हिसाब से आप प्रोसीड करोगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, इट वोंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू, लाइक यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, राइट एवरीवन, गेटिंग माय पॉइंट, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर से नेशन बिल्डिंग का जो मेरा लेक्चर रहेगा उससे मैं आपको पूरा स्टार्ट करवाऊंगी, जिसमें पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड समझेंगे कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में जो है किस तरीके से हेल्प करी है, किस तरीके से उसमें प्रोसीड किया है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो नेशन बिल्डिंग का रहेगा, जिसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग उसमें चैलेंजेस को डिस्कस करते हुए, चैलेंजेस के साथ साथ आगे बढ़ते हुए इसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले गए थे उस पूरे को समझेंगे। ठीक है, अभी जो ये वाला लेक्चर है सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू लेक्चर दिया था, जिसमें सिर्फ मैंने आपको समझाया था सिंपल बात, बट अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास रहेगी उसमें बहुत डिटेल में मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगी। सो एवरीवन बी प्रिपेयर्ड फॉर द लेक्चर्स एंड आई होप सब लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू एवरीवन, विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द फर्स्ट लेक्चर और द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जय हिंद।